बुंदेलखंड की धरती पर हम झांसी से होते हुए पहुंच पड़े हैं अब महोबा। पान किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आप लोग आपका मुद्दा अगर नहीं माना जा रहा है तो क्या लगता है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा? तो भरपूर प्यार जनता ने दिया, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हर महीने प्रधानमंत्री जी को खत लिखने का खून से हमारा संकल्प है। तो क्या जनता इन मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाएगी? इस बार महोबा में क्या मूड लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, माहौल का पता ही नहीं है अभी कुछ। करने वाले के लिए रोजगार है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं तो कितनी जीत जाएगी बीजेपी? पिछली बार तो पूरी जीत गई थी। कि ऐसा ना हो कि यहाँ कोई तीसरा बाजी मार जाए। बुंदेलखंड की धरती पर हम झांसी से होते हुए पहुंच पड़े हैं अब महोबा। महोबा जो आला उदल की धरती है, वीर सपूतों की धरती है। इस धरती में अब क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा? यहाँ के ज़मीन से जुड़े वो मुद्दे क्या है जो असर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ की जनता का क्या मिजाज है? चलिए पता लगाते हैं महोबा से। महोबा मशहूर है आला उदल के अलावा अपने पान के लिए। पान जो नागबेल के नाम से, और ये सारे इस तरह की छोटी छोटी झोपड़ियों नुमा जो आपको दिखाई देंगी, ये पान के खेत होते हैं। तो ऐसे ही एक पान के किसान के पास हम पहुंच चले हैं और उनसे जानने के लिए पता करेंगे कि आखिर यहाँ पर पान के किसान जो हैं, पान उगाने वाले, उन लोगों की क्या हालत है, क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या इस समय उनके जो मांगे हैं वो क्या हो सकती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। यहाँ एक मान्यता है, उसको आपको बड़ा समझाना ज़रूरी है कि नागबेल पौराणिक समय से, पौराणिक काल की वजह से और मान्यताओं की वजह से इन्हें बहुत पवित्र माना जाता है, पूज्य माना जाता है। और इसलिए जब हम जाते हैं तो ऐसे खेतों में हम जूते पहन के नहीं जाते, बल्कि हमें शूज़ अपने उतारने पड़ते हैं, हमें नंगे पैर जाना होता है। तो हम भी अपने जूते खोल ले रहे हैं और फिर हम आपको लेके चलते हैं नागबेल की तरफ। ये जो आप बता रहे हैं, इसमें कितने किसान लगे हैं? ये खेती जो है कितने बड़ी ज़मीन में आप कर रहे हैं? ये सर, ये खेती जो है सामूहिक रूप से होती है। इसमें जो है किसी पान बरेजा में 4-5 कृषक मिलके बना लेते हैं, किसी में जो बड़ा होता है तो 10-12 कृषक भी जो है मिलके बना लेते हैं। सामूहिक खेती है। तो बड़े छोटे से में 4 किसान जुटे, खर्चीला बहुत है क्या ये? जी, बहुत कॉस्टली है। कितनी लागत आ जाती होगी आप लोगों को ये लगभग एक फसल उगाने में? ये सर पारी का पैमाना होता है जी। जैसे ये लगभग जो है 55 पारियां हैं। अच्छा, तो प्रति पारी 55 क्यारियां, मतलब पारियां मतलब हैं जो कतारें हैं, मतलब हमारे ये एक पारी है मेरे ख्याल से। जी। एक पारी है। इस तरीके से जितनी बांस की खपच्चियाँ दिख रही हैं आपको, उतनी पारियां हैं। जी। 55। जी। तो लागत आप बता रहे थे, बताइए। लगभग लागत, शुरुआती लागत तो लगभग जो है 5,000 रुपये पारी की होती है। फिर इसमें सर लगता ही रहता है, इसमें बड़ी मजदूरी जो है बहुत ज़्यादा लेवल लगती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये एक बेल दिखाऊँगा मैं। ये बेल आपकी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, तो इसमें शुरू से ही हर दूसरी गांठ पे बंधन बांधना पड़ता है। अब इतनी सारी बेलों में ये निरंतर कार्य ये चलता रहता है, कंटिन्यू। जैसे बेल बढ़ती रहती है वैसे ही इसका जो है कार्य चलता रहता है। तो आपने बताया करीब हर पारी में 5,000 का खर्च बैठ जाता है। जी, शुरुआती खर्च। तो ये शुरुआती खर्च है, फिर तो खर्च होता रहता है। इसकी खेती फायदेमंद है या फिर नहीं है? फायदेमंद है। अगर ये जैसे इस वर्ष ये पाला पड़ गया, देख रहे हैं आप कितना नुकसान हो गया, लगभग 90% पान नष्ट हो गया। तो अगर जो है फसल सेफ मिल जाती तो फ़ायदा है। अब फसल चली गई तो किसान का तो नुकसान ही नुकसान है। यहाँ समस्याएं क्या हैं? अगर मैं पूछूं कि अगर खेती आप लोग पान के किसानों की देखें तो यहाँ किस तरह की मुश्किलें आप लोग को आती हैं? सर, पान किसानों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, वास्तविकता ये है, पान किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको जो मटेरियल चाहिए पान बरेजा के लिए वही उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि ये मान के चलिए कि आज के 10 साल पहले करीब लगभग
10 साल पहले लगभग होती थी 100 एकड़ में खेती, और पीछे चले जाइए 20 साल पहले 200 एकड़ में खेती होती थी। पिछले वर्ष लगभग 50 एकड़ में खेती थी। इस वर्ष कोई किसान पान बरेजा लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? इसमें जो इसकी जो सिंचाई होती है, पहला कारण बता दूं मैं कि जैसे मान लीजिए इधर उधर से करके किसी तरीके से पान बरेजा आपने तैयार कर लिया, अब उसके बाद समस्या आती है पानी की। तो पानी का ये छोटे छोटे विलियर्स इंजन है, ये 1 HP के, उनसे सिंचाई होती है। क्योंकि छोटा एरिया होता है, इंजन वो उठाने रखने में सहूलियत रहती है। वो होता है लगभग 35-40 किलो का, किसान आराम से उठा के रख लेता है। वो केरोसिन से चलता है, मिट्टी के तेल से। तो मिट्टी का तेल ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। पान किसानों को 20 लीटर पर हेड वो जो है मिट्टी का तेल सब्सिडी का मिलता था। खैर सब्सिडी लगभग ख़त्म हो गई थी, लगभग 40 रुपये लीटर मिलता था, वो भी उठा के बंद कर दिया। तो किसान 100 रुपये का 90 रुपये का डीजल पेट्रोल नहीं लगा पाएगा, इतनी आमदनी नहीं है इस खेती में। इसलिए इस वर्ष जो है, जैसे पिछले वर्ष जो है 200 पान कृषकों ने पान की खेती की थी, इस वर्ष जो है 10 पान कृषक पान की खेती नहीं कर रहे हैं। जबकि भारत सरकार ने माना है कि जितनी भी पान की सैकड़ों प्रजातियाँ, उनमें सबसे अद्भुत महोबा देशौरी पान है। ये अभी 5 नवंबर को भारत सरकार ने GI टैग भी दिया है। शासन के लिए जो है बहुत पत्र लिखे गए जी। हमारे पूर्व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी के माध्यम से कम जो है 5 लेटर उनके माध्यम से गए, पर कोई शासन से उत्तर नहीं आया। तो क्या ये मुद्दा बनेगा यहाँ के, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी आबादी, आपको बता दें कि खासकर चौरसिया समुदाय की अगर बात करें तो विशेष तौर पर पान की खेती से जुड़ा हुआ है और उनकी रोजी रोटी, उनके तमाम चीज़ें, परिवार उनसे चलते हैं। नहीं तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर के क्या सोच रहे हैं? चुनाव में क्या आप लोग, आपका मुद्दा अगर नहीं माना जा रहा है तो क्या लगता है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा यहाँ के किसान पर? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। ये चीज़ें पहले यहाँ के जो है जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे ये समस्याएं अवगत कराई जा चुकी हैं, पर कहीं कोई जो है सुनाई नहीं है। कितनी तादाद होगी यहाँ पे पान किसानों की? पान किसान तो सर आबादी तो लगभग 10,000 है, लेकिन धीरे धीरे बहुत पलायन कर गए। जो नई जनरेशन है, नवयुवक हैं, वो जो है माने करना नहीं चाहते। आमदनी कम होने की वजह से वो पलायन कर रहे हैं, इधर उधर काम करने लगे हैं जी। तो ये है यहाँ पे पान किसानों की तकलीफ़ और मुश्किलें जो हमने आपको बताई। कुछ और चीज़ें और भी चीज़ें महोबा के बारे में जानने का अवसर है। आपको किसी खास शख्सियत से मिलाते हैं जो महोबा के लिए काफ़ी पहचानी हुई शख्सियत है, यहाँ के लोग उन्हें बहुत जानते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। महोबा के इस दौरे में हमारे साथ एक शख्स और जुड़ गए हैं। इन्हें बुंदेलखंड का गांधी कहा जाता है। तारा पाटकर नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत तारा पाटकर जी। जी नमस्कार। नमस्कार। तारा पाटकर जी पिछले 6 साल से नंगे पांव घूम रहे हैं और इन्होंने चप्पलें नहीं पहनी हैं। इसकी वजह है कि यहाँ के क्षेत्र की जो मांगे हैं उसको लेकर के चल रहा है इनका मिशन। तो यहाँ को अगर समझना है, तारा चंद जी के अलावा और कोई शायद ना समझा पाए जिस तरीके से वो उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। तो यहाँ महोबा के मुद्दे क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है। पहले ये बताइए कि आपने ये अपने पैरों में आपने चप्पलें त्याग क्यों दी? देखिए उसकी वजह ये है कि यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हमने एक संघर्ष प्रारंभ किया था मार्च 2015 में। उस संघर्ष के बाद उसमें हम लोगों ने एक पोस्ट कार्ड अभियान स्टार्ट किया था। चूँकि बुंदेलखंड की जनता हालत इसकी ख़राब है, यहाँ पर हम जीवन मरण से जुड़ा सवाल है स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बहुत ही ख़राब पोजीशन पर थी। हमारे घर में भी ट्रेजेडी हुई, तो हमें लगा कि इसके लिए ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमने फिर 2015 में स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक लड़ाई जो प्रारंभ की, तो नंगे पैर चलने तक वो ऐसे आई कि सबसे पहले हमने सोचा कि एक पोस्ट कार्ड अभियान प्रारंभ करें, क्योंकि वो सस्ता है और यहाँ के लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँच जाएगी।
नरेंद्र मोदी जी हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको बुंदेलखंड की जनता ने भरपूर प्यार दिया था। 2014 में सारी सीटें उनको दी और उसके बाद 2017 में भी सारी सीटें विधानसभा में दी, लोकसभा विधानसभा फिर 19 में भी दी और आगे अब देखते हैं क्या होता है। तो भरपूर प्यार जनता ने दिया, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया पहले 2015 में, उसमें 1000 खत भेजे सभी जगह, उसमें माताओं बहनों सभी लोगों ने लिखे। लेकिन उसके बाद जब कोई असर नहीं हुआ, हमने आरटीआई से भी वहाँ से मांगा कि कितने खत प्राप्त हुए। तो 6 महीने में हमने जब मांगा तो उन्होंने 16,500 खत हमारे स्वीकार भी किए। 16,500 उन्होंने स्वीकार किए आपने और जनता ने मिक्स करके भेजे। जी, वो पीएमओ ने स्वीकार भी किए, लेकिन बाद में हुआ कुछ नहीं। जब हमने देखा कि यहाँ की माताओं बहनों ने राखियाँ भी बहुत भेजी, हमने भिजवाई, मोदी जी के जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजे, उनसे मांगा कि भाई आप यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ करिए, एम्स जैसा कुछ हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। लेकिन जब और हम नहीं हुआ तो हमने फिर जूते चप्पल त्याग दिए। हमने एक हठयोग सत्याग्रह प्रारंभ किया कि जब तक हमारे बुंदेलखंड में और महोबा क्षेत्र में एम्स जैसा कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाई स्टैंडर्ड का नहीं खुल जाता, तब तक हम नंगे पैर चले। इन्होंने अभी जिसका जिक्र नहीं किया है, खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं प्रधानमंत्री जी को। जी, है ना? तो वो एक सिलसिलेवार चला। तो कितनी अब चिट्ठियां आप खून की लिख चुके हैं अभी तक? देखिए, खून से चिट्ठियां हम लोग 1000 से अधिक लिख चुके हैं और 25 बार अपने खून से आप लिखते हैं? जी, हम लोग चौराहे पर बैठकर एक पैथोलॉजी वाले शख्स को बुलाते हैं और वहाँ पर पूरी उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वहीं खून निकाला जाता है, वहीं खत लिखे जाते हैं। महीने प्रधानमंत्री जी को खत लिखने का खून से हमारा संकल्प है। तो ये बताइए, जब आप लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं और उनका नतीजा नहीं मिल रहा है, तो इसको फिर आगे ले जाने का क्या तरीका? आप चुनाव सिर पर है, तो क्या जनता इन मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाएगी? बिल्कुल मुद्दे हैं ये। अच्छा, इस पे बात ये भी है कि मोदी सर, हमने आंदोलन जब किया उसके बाद मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने फैसला लिया कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो संघर्ष हमने महोबा और बुंदेलखंड के लिए किया, लेकिन उसका लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन अभी तक महोबा में नहीं हो पाया। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था कि आप बोल रहे हैं कि ये मुद्दे चुनाव में उठ सकते हैं, लेकिन चुनाव में एक आप जैसा 2014 से लेकर अब तक अगर आप वक्त देखें तो करीब 7 साल हो चुके हैं, तो उस चीज़ को लेकर जनता में नाराज़गी है, या फिर यहाँ जनता जब वोट डालने जाती तो वही जाति धर्म हिंदू मुस्लिम या फिर अपने कैंडिडेट मेरे इलाके का आदमी ये देख के वोट देगी? देखिए, ये मुद्दे हैं और जनता के दिमाग में हैं और नेताओं के दिमाग में हैं। सभी नेता इसको लेके एक्टिव भी हैं, सभी सीरियस हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। और जैसा पाटकर जी ने कहा कि भाई मुद्दा है, लेकिन असल में क्या ये मुद्दा वाकई जनता को उस तरीके से टच करेगा कि जो वोट पर जो तब्दील हो, ये जानना समझना होगा। इसके लिए और पड़ताल की ज़रूरत है और लोगों से जानना समझना ज़रूरी है। इत्तेफाक ये रहा कि आज जब हम महोबा में हैं तो हमारे साथ ही साथ यहाँ बीजेपी का प्रचार अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यूपी बीजेपी के, वो यहाँ प्रचार कर रहे थे, तो उसकी एक छाप आपको यहाँ दिख जाएगी। कुछ लोग बीजेपी के झंडे में और टोपी में दिख रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पता लगाते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं। इस बार महोबा में क्या मूड लग रहा है? इस बार बीजेपी का काफ़ी अस्तित्व है इस समय। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बीजेपी की स्कीमें अच्छी है। हाँ, राशन सामग्री भी बट रही है, गैस सिलेंडर भी बट रहा है, आयुष्मान कार्ड भी है, काफ़ी सुविधाएं हैं। अच्छा, कई लोगों से हमने यहाँ बात की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दे दूसरे भी गिना रहे हैं कि उनको जो बेरोजगारी का मुद्दा है। हम एक बस स्टैंड में चले गए, वहाँ बातचीत किए तो लोग बोले भाई हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, हम लोग हमारे बच्चे रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग दुखी हैं, नाराज हैं, तो वो मुद्दा नहीं हो रहा है। नहीं, बेरोजगारी ऐसा है सर जी, मेरे भी 2 बच्चे हैं पढ़ते हैं। बेरोजगारी ऐसा है कि पूरे 100% किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। तो आपका नाम भाई साहब क्या है? रविंद्र पटेल।
पटेल जी ये बताइए कि ये बताने कि रोजगार काफी बट रहा है, सब कुछ खुश है, जनता अच्छा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है? हाँ, रोजगार बढ़ रहा है, करने वाले के लिए रोजगार है, ना करने वाले के लिए कुछ नहीं है। जिसको करना है तो वो रोजगार से है, कुछ भी कर सकता है। पलायन लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बुंदेलखंड में पलायन बहुत होता है, और वो पलायन को रोकने का कुछ लग रहा है कि बंदोबस्त हो पाया है? हाँ, बंदोबस्त हो पाया है। अब जो है क्या है कि वो कि सिलाई कढ़ाई के लिए भी योजनाएं आ रही, ऋण भी दे रहे सरकार जो है, आप अपना जो है धंधा भी खोल सकते हो, हर तरीके से मदद कर रही है। और जिसको करना है वो करते हैं, जिसको नहीं करना वो बेरोजगार रहेंगे। यहाँ पर बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, तो कितनी जीत जाएगी बीजेपी? पिछली बार तो पूरी जीत गई थी। 19 में से 15-16 तो नुकसान होगा? हाँ बिल्कुल नुकसान होगा बोल रहे, क्या नुकसान होगा? हाँ होगा, क्यों नुकसान होगा? होगा। बीजेपी के ऐसे कारनामे जनता खुश है उनसे। नहीं, नुकसान होगा बोल रहे बीजेपी को। अरे तो 2-3 सीटें नहीं आएंगी तो उसमें क्या है? तो यहाँ का आपने मिजाज देखा, शहर का मिजाज देखा, आगे और पता करते हैं। महोबा के एक चौक पर हम बैठे हैं। इस चौक का नाम क्या है भाई साहब? आला चौक। आला चौक। आला चौक यहाँ का एक मुख्य केंद्र है, कह सकते हैं आप। तो आला चौक में बैठे थे पान की चाय की दुकान में, तो हमने सोचा कि लोगों से बात करें, तो इत्तेफाकन हमें यहाँ के क्षेत्रीय पत्रकार मिल गए, शांतनु यहाँ पत्रकारिता करते रहे हैं लंबे समय से। तो शांतनु ये बताओ, यहाँ पे इस बार क्या समीकरण दिख रहा है आपको? कैसे कैसे कैंडिडेट है, कुछ चुनाव का समीकरण समझाइए। जी, चूंकि पूरा क्षेत्र यहाँ बीजेपी के इस बार वर्तमान में विधायक जो थे उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताया है, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको दोबारा टिकट दिया है। अब यहाँ पे लोकल सदर सीट में ब्राह्मण वोटर ज़्यादा है, वहीं अब सपा ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिया है। बसपा से वैश्य वर्ग के संजय साहू खड़े हुए हैं। तो पूरा जो ये है ये पूरा त्रिकोणीय नजर आ रहा है इस समय। अभी कहना ये मतलब उचित नहीं है कि कौन जीत रहा है, ये तो चुनाव के पहले की रात में ही लगभग तय हो जाएगा। मुकाबला लेकिन किसके मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो बीजेपी और बसपा का देखा जा रहा है। सपा की जगह बसपा बोल रहे हैं। हाँ, बसपा बोल। तो ये एक रोचक है कि सपा की जगह वो बोल रहे हैं कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और बसपा पे हो सकता है। जाति समीकरण थोड़ा समझाइए यहाँ का कैसा है? लोकल में यहाँ करीब 55,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर होंगे, और बाकी आप जैसे वैश्य वर्ग के मान के चलें तो यहाँ 3-3.5 लाख के आसपास मतदाता है। तो बाकी कुछ वैश्य वर्ग का है। ठाकुर एक प्रत्याशी कांग्रेस में उतारा है, चौधरी सागर सिंह, तो उनकी भी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। वो अगर काट रहे हैं तो केवल बीजेपी का ही वोट काट रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में जो दूसरा जो ब्राह्मण प्रत्याशी जो है, जो सपा से उतारे हैं, वो 2 प्रत्याशी फाइट में है, एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। और यहाँ ऐसी उम्मीद है, लोग चर्चा कर रहे हैं, जो चुनावी पंडित हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ कोई तीसरा बाजी मार जाए। अच्छा, ये भी बड़े रोचक बात बता रहे हैं शांतनु की, इसको समझना बड़ा जटिल है। देखिए, मुद्दे चाहे जो कोई कहे कि भाई इस स्कीम से पैसे आ रहे हैं, कोई बोला विकास हो रहा है, कोई बोल रहा है कुछ और हो रहा है, लेकिन ये जाति समीकरण समझना बड़ा जरूरी है यूपी में, खासकर महोबा में। इतना खास क्यों हो गया महोबा? बुंदेलखंड के हिसाब से अगर देखा जाए, झांसी भी है, बांदा भी है, लेकिन महोबा में इतना, महोबा इस वजह से थोड़ा खास है कि बुंदेलखंड के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। और यहाँ हमेशा बुंदेलखंड में जब 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने पहली जो चुनावी जनसभा थी महोबा से की थी, बहुत अच्छा परिणाम मिला था, पूरी की पूरी सीटें मिली। उसके बाद जब दोबारा यहाँ यूपी में इलेक्शन हुए तो उन्होंने महोबा से स्टार्टिंग की। तो बड़ा महोबा के लोग और आसपास के बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग हैं, वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बड़ी रोचक चीज शांतनु ने समझाई, कुछ लोग मुद्दा भले थे, लेकिन शांतनु ने जो समझाया कि जाति समीकरण क्या है, कास्ट का समीकरण समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुद्दे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, वोटिंग के दिनों गौण हो जाते हैं। और वो गौण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि समुदाय विशेष अपने अपने लोगों को कैंडिडेट को चुनने लगता है। तो फिलहाल महोबा से इतना ही, और आगे का सिलसिला यूपी का हमारा जारी रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए महोबा से।